ठीक है, इसके क्या है, इसके दो ऑर्गन्स हैं। एक होता है, अब ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें हम दो चीजों के बारे में, फेडरेशन में मतलब दो ऑर्गन्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। और सेकंड ऑर्गन होता है पार्लियामेंट। ठीक है, सेकंड ऑर्गन होता है इसका पार्लियामेंट। अच्छा, अब पार्लियामेंट के आपको पता है कि हमारे पास आगे टू हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट के टू हाउसेस होते हैं, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट। इन सब के बारे में इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है द प्रेसिडेंट, चैप्टर नंबर 1। अब प्रेसिडेंट क्या होगा, जो आर्टिकल नंबर 41 है, ये डील करता है प्रेसिडेंट के साथ। ये पार्ट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 1 है, प्रेसिडेंट। और आर्टिकल नंबर जो 41 है ये डील करता है प्रेसिडेंट के साथ। अब प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट जो होता है ये हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। एंड शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक, और ये यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, अब इसके लिए हमने देखा होगा कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या कौन सी कंडीशंस होना जरूरी है। तो अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज अ मुस्लिम। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका मुसलमान होना जरूरी है। ऑफ नॉट लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज, और उसकी जो कम अज कम जो एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए, इससे कम एज नहीं होनी चाहिए। टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, मतलब एक प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि कम से कम उसकी उम्र 45 साल हो और मुस्लिम हो, और वो क्या हो, एंड इज क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, और कम से कम वो एमएनए बन सकता हो। ठीक है, नेशनल असेंबली का मेंबर हो। ये सारी कंडीशंस हैं एक प्रेसिडेंट बनने के लिए। फिर उसके बाद अब प्रेसिडेंट इसमें है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। अब प्रेसिडेंट को कौन कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। अब इसमें बोथ हाउसेस से क्या मुराद है, बोथ हाउसेस से मुराद है नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, ये दो हाउसेस है ना, नेशनल असेंबली और सेनेट। द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज, और जो सूबाई असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन, मतलब एक सदर, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, president is elected by the members of both houses and the members of the provincial assemblies। अब सबसेक्शन 4 है इसका, क्लॉज नंबर 4 है कि इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल अर्लियर देन 60 days and not later than 30 days before the expiration of the term of president in the office। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अब आपको पता है कि कितने साल टर्म होती है एक प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो 5 इयर्स होती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की टर्म कितने इयर्स की होती है, 5 इयर्स टर्म होती है प्रेसिडेंट की। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जब जब 5 साल पूरे हो रहे हों तो 60 डेज में इलेक्शन हो सकता है। और अगर मतलब इसकी बिल्कुल इसकी मुद्दत खत्म हो जाए प्रेसिडेंट की, तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर मतलब इलेक्शंस होंगे, ना तो उसकी टर्म खत्म होने से 60 दिन पहले और ना बाद में 30 दिन लेट से। ठीक है, कि मतलब अभी टर्म उसकी खत्म नहीं हुई है तो उससे 60 दिन पहले भी इलेक्शंस नहीं करवा सकते प्रेसिडेंट के लिए। एंड नॉट लेटर देन 30 days बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इन द ऑफिस।
प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड ऑफ अफोरसेट, अगर हो सकता है कि किसी भी वजह से इलेक्शंस नहीं हो रहे बिकॉज द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अगर ऐसी सूरत है कि जो नेशनल असेंबली है वो खत्म हो चुकी है, वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो इट शैल बी हेल्ड विद इन द 30 days ऑफ द जनरल इलेक्शंस टू द असेंबली। तो फिर ये 30 दिन के अंदर अंदर मतलब ये इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो ये भी सारी वही बात है, द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, और मतलब ये जो वैलिडिटी है इसको किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन किया नहीं जा सकता। और जब किसी वजह से इलेक्शन ना होना तो ये तब तक जो है ना ये प्रेसिडेंट रहेगा, और जो सदर का इलेक्शन है वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। बस इसके अंदर यही बात है। अब इसमें आपने याद क्या रखना है, इसमें एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मतलब उसे इलेक्ट कौन करता है, एक सदर के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और सदर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आर्टिकल नंबर 42 है, आर्टिकल नंबर 42 है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से हलफ कौन लेगा, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो किसे हलफ देगा, बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, किसके सामने हलफ देगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये हलफ देगा। उसके बाद है 43, सेक्शन नंबर 43 है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट हाउस। इसमें वो कह रहे हैं द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द और ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू, मतलब कि अगर अब वो सदर बन चुका है, ठीक है, तो अब वो और कोई भी ऑफिस होल्डिंग पोजीशन नहीं रख सकता, ठीक है, मतलब किसी और बिजनेस या कोई भी और पोजीशन या कोई और पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, बस अब वो सिर्फ सदर ही रहे। अब अब जो एक प्रेसिडेंट होगा वो कैंडिडेट नहीं होगा फॉर एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शोरा और प्रोविंशियल असेंबली। मतलब अगर वो पहले कोई एमएनए है, अब वो सदर बन चुका है, तो उसको वो एमएनए की सीट क्या होगी, वो छोड़नी पड़ेगी। फिर सेक्शन नंबर 44 है, ये इंपॉर्टेंट है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि टर्म कितनी होगी उसकी, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, मतलब जिस दिन वो ऑफिस में एंटर हुआ है उसके बाद 5 साल तक उसकी टर्म है। अब यह है कि प्रोवाइडेड दैट अ प्रेसिडेंट शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म्स कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, अगर किसी वजह से अभी इलेक्शंस नहीं हुए या अभी और प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ है, तो जब तक कोई और प्रेसिडेंट नहीं आ जाता तब तक ये ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद है कि अ पर्सन होल्डिंग द ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। मिसाल के तौर पर कोई एक सदर है, अब 5 साल उसकी टर्म पूरी हो चुकी है, तो वो अगले 5 साल के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है, दोबारा भी सदर बनने के लिए इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ 2 consecutive टर्म्स होंगी। अब ये नहीं होगा कि दूसरी दफा भी फिर वो बन जाए तो उसके बाद तीसरी दफा भी वो बन जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ नॉट फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म्स। The president may by the writing under his hand address to the speaker of the National Assembly resign his office। अब अगर सदर ने अपना इस्तीफा देना है तो वो अपना इस्तीफा किसे देगा, तो वो अपना इस्तीफा जो है राइटिंग फॉर्म में स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को देगा, ठीक है, नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है ना, और इस तरह सेनेट का चेयरमैन होता है। तो ये जो देगा नेशनल असेंबली के स्पीकर को देगा प्रेसिडेंट अपना लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा, मतलब अपने हाथ से जो है, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा जो होगा वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को देगा। ये आपने, ये एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये हमने 47 तक करने हैं, ठीक है, यहाँ तक ये जो इसके आर्टिकल्स हैं।
उसके बाद है कि 45 प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन। मतलब द प्रेसिडेंट शैल हैव पावर, अब प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी माफी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बार बार मतलब कोई ऑफेंस कर रहा है और उसको जेल हो रही है बार बार, और उसकी सजा खत्म नहीं हो रही, लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट तक अप्रोच करे, प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो उसकी जो है सजा है वो माफ कर सकता है। इसी तरह सेक्शन आगे आर्टिकल नंबर 46 है, प्रेसिडेंट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, के प्राइम मिनिस्टर शैल कीप द प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना कंट्री का, वो जितने भी कोई भी इंटरनल या फॉरेन पॉलिसी के अफेयर्स हैं उन सब के बारे में प्रेसिडेंट को बाखबर रखेगा। ठीक है, कौन बाखबर रखेगा? पीएम बाखबर रखेगा। बस इसमें यही है। आर्टिकल नंबर 47 है, रिमूवल फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखें कि सदर को किस तरह हटाया जा सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, आर्टिकल नंबर 47 आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट है कि एक सदर को किस तरीके से मतलब निकाला जा सकता है। अब ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, इसका इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। आर्टिकल नंबर 47, notwithstanding anything contained in the Constitution, the President may, in accordance with the provisions of this article, be removed from office of physical or mental incapacity। वो कह रहे हैं कि जो जैसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है सिर्फ उसी तरह ही इसकी रिमूवल है। और किस सूरत में इसको हटाया जा सकता है कि अगर वो फिजिकली तौर पे बीमार है, या मेंटल इनकेपेसिटी है, मेंटल तौर पर वो ठीक नहीं है, और इम्पीच्ड ऑन अ चार्ज ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और ग्रोस मिसकंडक्ट, या उसके ऊपर कोई कानून को के वायलेशन का कोई इल्जाम है, तब सदर को हटाया जा सकता है। बाकी एक क्लॉज नंबर 2 क्या है? क्लॉज नंबर 2 ये कहती है कि नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस मे गिव टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड एज द केस मे बी द चेयरमैन रिटन नोटिस ऑफ इट्स इंटेंशन टू मूव अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल। The president and such notice shall set out the particles of his incapacity or the charge against him। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जो रेजोल्यूशन पास की जाएगी सदर को हटाने के लिए, उसमें 1/2 मेंबर्स जरूरी है। ठीक है, उसमें आइदर हाउस का मतलब है कि वो नेशनल असेंबली से भी पास मतलब की जा सकती है और सेनेट से भी। तो उसमें क्या होगा कि अगर नेशनल असेंबली से की जा रही है तो स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली वो रेजोल्यूशन देगा, और अगर सेनेट से की जा रही है तो चेयरमैन देगा, और रेजोल्यूशन रिमूवल की पास करेगा टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसमें वो सारे मतलब पर्टिकुलर्स होंगे कि क्यों जो है वो इसकी रिमूवल की रेजोल्यूशन दी जा रही है। अब देखें, अब इसमें क्या होगा कि इफ अ नोटिस अंडर क्लॉज 2, अब ये जो क्लॉज 2 में नोटिस बनाया है, इज रिसीव्ड बाय द चेयरमैन ही शैल ट्रांसमिट इट फॉरवर्ड टू द स्पीकर। अब ये चेयरमैन को मिला है, ठीक है, मतलब या फिर आप कह लें कि आइदर हाउस की बात हो रही थी ना, अब अगर स्पीकर को ये मतलब चेयरमैन को अगर मिला है तो ये किसको ट्रांसफर कर देगा? ये स्पीकर को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चेयरमैन ऑफ सेनेट को मिला है तो वो आगे ट्रांसफर कर देगा स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को। और फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली क्या करेगी? अब स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ने 3 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट को बताना है कि उसे ये नोटिस मिला है प्रेसिडेंट के रिमूवल का। ठीक है, द स्पीकर शैल विद इन 3 डेज, तो यहाँ पे ठीक है 3 दिन के अंदर अंदर स्पीकर ने क्या करना है कि जब चेयरमैन ने नोटिस भिजवा दिया है स्पीकर को, तो स्पीकर क्या करेगा? 3 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस को ट्रांसमिट कर देगा प्रेसिडेंट को कि आपके खिलाफ ये नोटिस रिसीव हुआ है। अब क्या करेगा फिर? अब स्पीकर क्या करेगा? शैल समन द 2 हाउसेस, दोनों हाउसेस को बुलाएगा। अब वो 2 हाउसेस कौन कौन से हैं? नेशनल असेंबली और सेनेट, टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग, मतलब एक मीटिंग में दोनों हाउसेस को बुलाएगा। नॉट अर्लियर देन 7 days एंड नॉट लेटर देन 14 days आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस बाय हिम। अब ये नहीं कि उसको नोटिस मिला है तो उसने 2 दिन बाद जो है वो मीटिंग बुला ली, ऐसे नहीं।
ठीक है, तकरीबन 7 दिन से पहले वो नहीं बुला सकता, और ना ही 14 दिन से ज्यादा वो इसे डिले कर सकता है। ठीक है, कि 7 दिन से पहले नहीं बुलाएगा और 14 दिन से ज्यादा लेट नहीं करेगा। ये भी आपका एमसीक्यू है। अब फिर डिस्कस होगा, द ज्वाइंट सिटिंग में इन्वेस्टिगेट द ग्राउंड ऑन द चार्ज अपॉन विच द नोटिस इज फाउंडेड। अब डिस्कस होगा, और अगर वो कसूरवार ठहरा तो, ठीक है, अब प्रेसिडेंट का पास राइट है कि वो अपेयर हो एंड बी रिप्रेजेंटेटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो वो प्रेसिडेंट वहां पे अपेयर होगा। इफ आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द रिजल्ट a resolution is passed at the joint sitting by the votes of not less than 2/3 of the total membership। अब क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी से वोट लिए जाएंगे, 2/3 मेजोरिटी से इसे हटाया जाएगा। तो अगर 2/3 मेजोरिटी इसके रिमूवल के ऊपर वोटिंग कर देती है, फिर क्या होगा कि को प्रेसिडेंट शैल सीज टू होल्ड ऑफिस इमीडिएटली। ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और फिर प्रेसिडेंट को जो है वो ऑफिस छोड़ना होगा। तो 2/3 मेजोरिटी जरूरी है इसकी रिमूवल के लिए, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। तो अब आपने जो है ये वाला इम्पोर्टेंट था, इसको याद रखने। अच्छा, ये चीजें अब ये वाला आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, 48 वाला आर्टिकल हम लोग नहीं करेंगे इसको। फिर उसके बाद है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारे पास डील करता है। अच्छा, ये आर्टिकल नंबर 48 भी हमने करना है। प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। ठीक है, इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। अब क्या होगा कि प्रेसिडेंट को जो है, जो प्राइम मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा उसके ऊपर एक्ट करना होगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट 15 दिन के अंदर अंदर कह सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस एडवाइस को रिकंसिडर करे, और जब उसको वो रिकंसिडर कर लेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर फिर प्रेसिडेंट को जो है वो उस एडवाइस पर अमल करना होगा। बस ये आपने चीज याद रखनी है कि प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेगा उसके ऊपर प्रेसिडेंट को एक्ट करना होगा। अब उसके बाद हमारे पास आर्टिकल नंबर 50 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 द मजलिस ए शोरा पार्लियामेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 50 डील करता है पार्लियामेंट के साथ, मजलिस शोरा पार्लियामेंट। देयर शैल बी अ मजलिस शोरा ऑफ द पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस टू बी नोन एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर पार्लियामेंट मजलिस शोरा जो है कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इसमें आता है और टू हाउसेस आते हैं इसके अंदर, हमारे पास नेशनल असेंबली और सेनेट। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 51 है जिसमें बताया गया है नेशनल असेंबली के बारे में डिटेल के साथ। ठीक है, नेशनल असेंबली क्या है, नेशनल असेंबली के टोटल कितने मेंबर्स हैं, देयर शैल बी अ 336। ठीक है, 336 मेंबर्स हैं। अब पहले इनकी तादाद डिफरेंट थी, लेकिन अब जो मतलब अमेंडमेंट हुई है उसके, ये अपडेटेड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कितने अब मेंबर्स हैं, 336 सीट्स हैं फॉर द मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। अब उसके अंदर कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व है वुमेन और नॉन मुस्लिम्स के लिए। अब एक जो पर्सन है वो किस सूरत में वोट कर सकता है, वो इस सूरत में वोट कर सकता है कि अगर
अच्छा, अब ये जो 336 है ना, थोड़ा सा रफ सा कॉन्सेप्ट ले लें कि इस ये अब जो 336 है आपके पास जनरल सीट्स हैं। अब इसके अंदर वुमेन्स की सीट्स भी हैं और इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स की सीट्स भी हैं। अब जो नॉन मुस्लिम्स है ना, उनकी जो 10 सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए, ठीक है। 10 सीट्स माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व्ड है। और बाकी जो जनरल सीट्स हैं, मतलब उसमें 326 सीट्स हैं जिसमें वुमेन्स की हैं और बाकी जनरल है। तो आगे हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो एक पर्सन कब वोट दे सकता है? इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अगर वो पाकिस्तान का सिटीजन है। ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसकी जो एज है वो 18 साल से कम ना हो। एटलीस्ट वोट देने के लिए 18 साल उम्र होना जरूरी है। हिज नेम अपेयर्स ऑन द इलेक्टोरल रोल, ठीक है, इलेक्टोरल रोल में उसका नेम अपेयर हो रहा हो। ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ competent कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, उसे किसी भी कोर्ट ने जो है वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हो, तब वो वोट दे सकता है। अच्छा, अब देखें ये कंपोजिशन है सारी उन सीट्स की। क्या 336 हमने सीट्स पढ़ी थी ना। तो अब ये जो जनरल सीट्स बता रहे हैं ना 326, अब इसमें 10 तो माइनॉरिटीज की तो लैदा है ना। अब देखिए बलोचिस्तान की 16 सीटें, अब आपने ये चीज नहीं याद करनी, इस तरह आप याद करेंगे कि बलोचिस्तान में जनरल सीटें 16 हैं, वुमेन की सीट 4 हैं, टोटल सीट्स 20 हैं बलोचिस्तान की। खैबर पख्तूनख्वा की 55 है, पंजाब की 173 है, सिंध की 75 है, फेडरल कैपिटल की 3 है। आपने इतना याद करना है कि 266 जो है ये जनरल सीट्स हैं, और जो 60 है ये वुमेन के लिए सीट्स हैं, और जो टोटल सीट्स बनती हैं ये 326 बनती हैं। फिर इसमें हम अगर 10 माइनॉरिटीज की भी डाल दें तो वो टोटल हो जाता है 336। ठीक है, वो नीचे बता रहे हैं कि इन एडिशन टू द नंबर ऑफ द सीट रेफर टू इन क्लॉज 3, के क्लॉज 3 के अंदर ये जो सारी सीट्स बताई गई हैं 326 जो सीट्स बताई गई हैं, इसके अंदर 10 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर नॉन मुस्लिम्स। फिर जाके वो 336 बनती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आपने देख लेना। अच्छा, ये चीज आपने नहीं करनी, ये चीज भी आपने नहीं करनी। ये मैं आपको शॉर्ट करके प्रोवाइड कर दूंगी। ये भी आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है, वो जो पीछे हमने पढ़ा है बस वही आपने करना। अब उसके बाद देखेंगे ड्यूरेशन कितना होता है नेशनल असेंबली का। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना इसको, मैं आपको जनरल वैसे व्यू मतलब कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि नेशनल असेंबली का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है टोटल 5 ईयर्स, ठीक है। 5 ईयर्स इसका ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद फिर इसके ना जब पहली मीटिंग होती है ना, मैं आपको वैसे जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, ये आपने आर्टिकल याद नहीं करना। इसमें ये होता है कि जब मीटिंग होती है ना, पहली मीटिंग नेशनल असेंबली जब बन जाती है, तो उसकी पहली मीटिंग में ही ना स्पीकर और उसका डिप्टी स्पीकर जो है नेशनल असेंबली का, उसका इंतखाब होता है। और फिर स्पीकर जो है ये प्रिजाइड करता है ना नेशनल असेंबली की मीटिंग्स को। अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर जो नेशनल असेंबली को मीटिंग्स को प्रिजाइड करेगा वो होता है डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और अगर डिप्टी स्पीकर भी अगर वहां पे जो है कह लें कि मौजूद नहीं है, तो फिर जो मेंबर्स डिटरमाइन करेंगे असेंबली, वो फिर प्रिजाइड करेगा मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली। अब फॉर एग्जांपल अगर नेशनल असेंबली, फिर ये होता है कि अगर नेशनल असेंबली खत्म हो जाए तो स्पीकर अपना काम जारी रखता है, और जब नई असेंबली आती है ना तो वो फिर अपना नया स्पीकर चूज करती है। इस तरह मतलब इनका ये सारा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद हमने करना है आर्टिकल नंबर
58। ठीक है, आर्टिकल इसके बाद हमने करना है आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल जो 58 है ये इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली किस तरह मतलब खत्म होती है, तो ये देखेंगे अब हम। द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली को कौन डिसॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट, इफ सो एडवाइज्ड बाय द पीएम। अब पीएम एडवाइस करेंगे और सदर नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर देगा। And sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the prime minister has so advised। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस कर दिया है प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ऐसा नहीं करता तो 48 आवर्स के अंदर अंदर नेशनल असेंबली जो है वो खुद ही डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है और इसके अंदर आपने कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेनेट। ठीक है, इसमें हम सेनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेनेट के जो टोटल मेंबर्स हैं वो है 96। पहले 100 हुआ करते थे, अब 96 मेंबर्स हैं। तो 14 शैल बी इलेक्टेड। अब इसमें से जो 14 होंगे वो मेंबर्स इलेक्ट होंगे ऑफ ईच प्रोविंशियल असेंबली से। टू ऑन जनरल सीट्स। ठीक है, जनरल सीट्स में 2 होंगे एंड 1 वुमेन की होगी और 1 टेक्नोक्रेट की होगी, जिसमें आलिम वगैरह होते हैं ना ये। 4 वुमेन शेल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ। हर प्रोविंशियल असेंबली में से 4 वुमेन सेलेक्ट होंगी और 4 टेक्नोरेट होंगे हर प्रोविंशियल असेंबली से। और हर प्रोविंस से एक एक नॉन मुस्लिम्स सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, बस ज्यादातर ना आप आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जो सेनेट के हैं टोटल कितने मेंबर्स हैं? 96 है। अब जो ये सेनेट है ना, द सेनेट शेल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। सेनेट डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, और इसका जो टर्म होता है वो कितना होता है? 6 इयर्स का होता है। अब जो 6 इयर्स का होता है ना, इसमें आप जनरल कॉन्सेप्ट्स लेने के, इसमें 6 इयर्स का इसका टर्म होता है, सेनेट डिसॉल्व नहीं होता। और दूसरा, हर 3 साल बाद, ठीक है, हर 3 साल बाद इसके इलेक्शंस होते हैं। हर 3 साल बाद इसका इलेक्शन होता है। 50% इलेक्शंस होते हैं। मतलब आधे मेंबर्स कह लें कि इसके रिटायर हो जाते हैं आफ्टर 50% और फिर न्यू आते हैं। हर 50% इलेक्शन हो जाते हैं इसके हर 3 साल बाद। फिर उसके बाद हमने जो आर्टिकल देखना है वो है आर्टिकल नंबर 62। अब इसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, ये आप वैसे देख लें एक मतलब इंफॉर्मेशन के तौर पे। इसका क्या होता है कि जैसे ही सेनेट बनता है ना, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग में ही इसका चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चूज कर लिया जाता है। और इनका जो टर्म होता है, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कितना होता है? 3 साल होता है। क्योंकि 50% इलेक्शंस होते हैं ना हर 3 साल बाद, तो फिर एक 3 साल बाद दोबारा अगला नया आता है हर 3 साल बाद। फिर उसके बाद अपने आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 क्या है? क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शोरा। अब मजलिस शोरा अ, का मेंबर होने के लिए, मतलब इसकी मेंबरशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इज। मतलब क्या क्या होना चाहिए? एक तो पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए। ही इज इन द केस ऑफ नेशनल असेंबली नोट लेस देन। अगर वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनना जा रहे हैं तो नोट लेस देन 25। तो कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। अब ये आपका एमसीक्यूज बन सकता है कि नेशनल असेंबली के मेंबर होने के लिए कम से कम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। और अगर वो सेनेट का मेंबर बनने जा रहा है
तो नॉट लेस देन 30 years ऑफ एज। ठीक है, सेनेट के लिए 30 साल एज होनी चाहिए और नेशनल असेंबली के लिए 25 साल उसकी एज होनी चाहिए। गुड करेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एंड इज नॉट कॉमनली नोन एज वन हु वायलाइट्स, मतलब ये नहीं इस्लामिक कह लें कि इस्लामिक वे को वायलेट ना करता हो। एडिकेट, उसके पास काफी नॉलेज हो इस्लामिक टीचिंग्स का है। अब ये जाहिर अलग बात है कि जो हमारे मेंबर्स बैठे हैं शायद उनको इतना नॉलेज ना हो या बिल्कुल भी ना हो। ही इज अ सेकिशियस राइटियस, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए ये वो। और आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वर्कड अगेंस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री और अपोज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो कभी भी कंट्री की इंटेग्रिटी को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सारा कुछ इसके अंदर बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर जो 63 है, 63 आपका आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है। 63 कौन सा है? डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। किस किस कंडीशंस में? कि अगर ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, बिल्कुल उसका माइंड अनसाउंड है, और ही इज एट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, और इसके अलावा ही सीजेस टू बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसके पास कोई बाहर के स्टेट की सिटीजनशिप है और अब पाकिस्तान की जो सिटीजन है उसे सीज कर दिया गया है, तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। He holds an office of profit in the service of Pakistan other than office declared by law not to disqualify its holder। अगर उसने कोई और ऑफिस होल्ड किया हुआ है तब भी, मतलब ये सारी कंडीशंस हैं। इनको मैं आपको शॉर्ट करके दूंगी, बस एक दफा आप पढ़ लीजिएगा। वो बस इतना जरूरी नहीं है। ये सारा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने सारी चीजें तो नहीं पढ़नी ना। अच्छा, फिर क्या होगा? अच्छा, अब अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, वेदर अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा हैज बिकम डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर, स्पीकर एज द केस मे बी द चेयरमैन शैल अनलेस he decide that no such question has arisen for the question to the election commission within 30 days। अब जो है स्पीकर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा कि ये जो पर्सन है ये मतलब मेंबर नहीं बन सकता पार्लियामेंट का। तो उसने क्या करना है, वो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। ठीक है, एंड इफ यू फेल टू डू सो, अगर वो ऐसा नहीं करता 30 दिन के अंदर अंदर, तो इट शैल बी टू टू हैव बीन, तो इलेक्शन कमीशन फिर खुद ही उसके ऊपर फैसला करते। ठीक है, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कितने दिन में फैसला करेगा? विद इन द 90 डेज। फिर उसकी क्या हो जाएगी? उसकी उसको सीज कर दिया जाएगा और उसकी सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन जो है, स्पीकर जो है उसको इलेक्शन कमीशन को भेजेगा कि ये मेंबर जो है ये अब डिस्क्वालीफाई, मतलब इसने होना है, ये डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो वो 30 दिन के अंदर अंदर भेजेगा उसको, वरना फिर अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर इलेक्शन कमीशन खुद ही उसके ऊपर फैसला कर दे। उसके बाद जो हमारे पास आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है 63A। 63A क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि इफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस रिजाइन्स फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन मतलब डिफेक्शन अगर आ जाए तो वो फिर उसमें उस केस में क्या होगा कि अगर उसने रिजाइन कर दिया था अपनी पॉलिटिकल पार्टी से और उसने किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया था तब भी, और वोट्स और अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस एनी डायरेक्शन इशूड बाय, अगर उसने वोटिंग से जो है वो अब्सटेन कर दिया। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, ये इतना सारा आप लोगों ने नहीं करना है इसमें। अच्छा, अभी ना आज के लिए आप इतना ही करें, आर्टिकल नंबर 62 तक।
ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 तक करें। फिर जो बाकी है ना, इसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, और इतना बस आप लोगों ने आज करना है। बाकी जो आर्टिकल्स है ना, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। और इसके मैं शॉर्ट नोट्स आपको कल के लेक्चर के साथ ही प्रोवाइड कर दूंगी। जो कल पढ़ा दिया था उसको आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्लास एंड हो गई तो वो फिर दोबारा हम स्टार्ट नहीं करेंगे।